हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीति राठौर और आजकल हम कर रहे हैं NSTI मुंबई के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व, टेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। टेस्ट 1 हमने सॉल्व कर दिया है, जो है TM से रिलेटेड है, जिसमें हमने 1 से 50 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। फर्स्ट सेशन में हमने 1 से 25 तक किए थे, सेकंड सेशन में हमने 26 से 50 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम टेस्ट नंबर 2 को करेंगे। ये भी POT से रिलेटेड है और इसमें भी आज हम 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जिन्होंने पिछले सेशन नहीं देखे हैं वो जाके पिछले सेशन भी देख सकते हैं। तो मैं हूँ प्रीति राठौर और आज हम करते हैं क्लास को शुरू अपने क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिएगा। आपको हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 10 से 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपको फुल आंसर करना है। आपका कोई भी डाउट रहता है तो आपको कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट बॉक्स में लिख कर दे देना है। हम आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्ड। इफेक्टिव लर्निंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है? नॉलेज, स्किल या कंटिन्यूटी या एक्टिविटी? 10 से 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। फुल आंसर करके दीजिए। वेरी गुड। किसकी ज़रूरत है? एक्टिविटी की। अगर हम इफेक्टिव लर्निंग चाहते हैं तो एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, लर्निंग रिजल्ट अमंग द स्टूडेंट फ्रॉम। अगर आप लर्निंग रिजल्ट चाहते हो तो स्टूडेंट की तरफ से किस चीज़ का होना ज़रूरी है? स्टूडेंट का क्या होना ज़रूरी है? कंटिन्यूटी का होना ज़रूरी है या उनकी हैबिट्स का होना ज़रूरी है या स्टूडेंट का स्टिमुलेशन होना ज़रूरी है या फिर बिहेवियर, स्टूडेंट का बिहेवियर? वेरी गुड। वेरी गुड। स्टूडेंट का स्टिमुलेशन होना ज़रूरी है। स्टूडेंट जब उत्तेजित होंगे तभी वो हमको अच्छा रिजल्ट देंगे। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी लर्निंग का स्टूडेंट बेटर रिजल्ट दे, अच्छे से सीखे, तो पहले उन्हें उत्तेजित करना पड़ता है। उत्तेजित हम किससे करते हैं? मोटिवेशन से करते हैं, ठीक है, या फिर क्वेश्चनिंग से करते हैं अपनी ट्रेनिंग को उत्तेजित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मेन ऑब्जेक्टिव फॉर इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस अप्लाइड इन द वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जो आपको टीचिंग प्रोसेस दिया जाता है, इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस दिया जाता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसको अप्लाई करने का? फर्स्ट है, हेल्प द लर्नर टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव्स प्रॉपरली एंड मे एडजस्ट इन अ बेटर वे। आपको लर्नर की हेल्प करनी है, अंडरस्टैंड करना है उनको, ताकि वो रिलेट कर पाए प्रॉपरली, हर चीज़ को समझ पाए, एडजस्ट कर पाए और बेटर वे से अपना वर्क कर सके। या फिर सेकंड ऑप्शन है, इनेबल द लर्नर टू एस्टेब्लिश द कंटेंट विद ट्रू एंड टेक द डिसीजन बाय टीचिंग। ऑप्शन नंबर सी, मेक अ लर्नर द बेस्ट वर्कर एंड थिंकर। आपको अपने लर्नर को बेस्ट वर्कर और बेस्ट थिंकर बनाना है, या ऑल ऑफ द अबव? वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस को अप्लाई करने का वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। तो क्या मेन मकसद है हमारा? हम चाहते हैं कि हम अपने लर्नर की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में उनकी मदद करें, उनको प्रॉपरली हर चीज़ को रिलेट करके बता सके हम, ताकि हर चीज़ में अच्छे से उनकी एडजस्टमेंट हो सके, बेटर वे में वो हर चीज़ को सीख सकें। सेकंड ऑप्शन में है, इनेबल द ट्रेनी लर्नर टू एस्टेब्लिश द कंटैक्ट विद ट्रू एंड टू टेक द डिसीजन बाय टीचिंग। जो हमारे इनेबल्ड लर्नर्स हैं उनके साथ हम कॉन्टैक्ट को एस्टेब्लिश कर पाए, ताकि जितने भी हमारे को टीचिंग से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं उसको हम टेक कर सके, ले सके,
ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या बता रहा है आपको, मेक अ लर्नर द बेस्ट वर्कर एंड थिंकर। हमारे को अपने लर्नर को बेस्ट वर्कर और बेस्ट थिंकर बनाना होता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है क्वेश्चन है कि क्या चीज़ हमारी, क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है वोकेशनल ट्रेनिंग का इफेक्टिव टीचिंग को लेकर। तो ये क्या है, ये सारे हमारे मेन ऑब्जेक्टिव है। तो हमारा आंसर हो गया है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंस्ट्रक्टर वर्किंग इन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इम्पार्ट दम। जो वोकेशनल एजुकेशन मतलब कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है, उसमें एक इंस्ट्रक्टर क्या प्रदान करता है, क्या चीज़ देता है, ट्रेड नॉलेज और स्किल, या फिर राइट एटीट्यूड, या फिर हैबिट टुवर्ड वर्क एंड प्रोफेशन, या ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड, एक इंस्ट्रक्टर हमें ये सब चीज़ें देता है, तो हमारा आंसर हो गया है ऑल ऑफ द अबव। एक इंस्ट्रक्टर का क्या बनता है, फ़र्ज़ बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि एक जो इंस्ट्रक्टर है वो अपने ट्रेनी को फुल ट्रेड नॉलेज दे और स्किल करे, अपने ट्रेनी के एटीट्यूड को इम्प्रूव करे, राइट एटीट्यूड अपने ट्रेनी के अंदर इम्प्रूव करे, ठीक है। और अपनी ट्रेनी की हैबिट को बनाए, उनके वर्क को लेकर और उनके प्रोफेशन लेकर, ठीक है। तो ये एक इंस्ट्रक्टर की जिम्मेवारी भी बनती है, और एक इंस्ट्रक्टर इसे अपने ट्रेनी को भी प्रदान करता है, मतलब ट्रेड नॉलेज और स्किल देता है, उनके एटीट्यूड को राइट एटीट्यूड बनाता है, उनकी हैबिट बनाता है वर्क को लेकर और प्रोफेशनल को लेकर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इंस्ट्रक्टर वर्किंग इन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैन प्रोवाइड फीडबैक टू द लर्नर ऑन देयर। जो एक आपका इंस्ट्रक्टर है जो वोकेशनल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट के अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है, तो वो अपने लर्नर से किन किन चीज़ों पर फीडबैक ले सकता है, अपनी परफॉर्मेंस पर, कंट्रीब्यूशन एंड कॉर्पोरेशन पर, या प्रोग्रेस पर, या फिर परफॉर्मेंस, कंट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेशन एंड प्रोग्रेस पर। आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है, फुल आंसर आपको लिख के देना है। वेरी गुड। तो एक इंस्ट्रक्टर किस किस चीज़ के बारे में अपने ट्रेनी से फीडबैक ले सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस पर, अपने कंट्रीब्यूशन पर, जो एक इंस्ट्रक्टर अपने ट्रेनी के साथ क्या कर रहा है, योगदान दे रहा है, उनको कॉर्पोरेशन कर रहा है, उनको सहयोग दे रहा है, अपनी प्रोग्रेस पर ले सकता है कि वो किस तरह की प्रोग्रेस ले रहा है। तो इन सभी चीज़ों का अगर यहाँ पे डी के बजाय ऑल ऑफ द अबव भी होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, ऑल ऑफ द अबव हो जाता। बट हमारे को डी ऑप्शन में ये 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया है, डी हो गया है। वेरी गुड ऑल। आपको फुल आंसर लिखने के लिए इसलिए कहा जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। मैंने बहुत बार ये बात रिपीट कर ली, इसलिए मैं बार बार नहीं बोलूँगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, सपोर्टिंग अ पर्सन इफ फेसिंग अ पर्सन क्रिसिस और प्रॉब्लम इज नोन एज। एक पर्सन है जो सपोर्ट कर रहा है एक पर्सन को जो जूझ रहा है किसी कठिनाई से, किसी प्रॉब्लम से, तो वो क्या कहलाती है, ऐसे पर्सन को सपोर्ट करनी क्या कहलाती है, कोचिंग, या मेंटरिंग, या काउंसलिंग, या ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड, क्या कहलाती है, काउंसलिंग कहलाती है। काउंसलिंग क्या होती है, परामर्श देना। अगर कोई इंसान, कोई पर्सन किसी क्रिसिस से या किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है और वो हमारे से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उसको, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, काउंसलिंग कहलाती है, सलाह देनी कहलाती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्पस ऑफ कोचिंग इज, कोचिंग का क्या पर्पस रहता है, इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस, लर्निंग टू टेक प्लेस, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड इश्यूज ऑफ लिटिल कंफ्यूज पर्सन, और हु डज नॉट नो व्हाट टू डू, ये ऑल ऑफ द अबव।
वेरी गुड। किस लिए करते हैं कोचिंग, क्या पर्पस रहता है कोचिंग का, ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सके। तो आंसर क्या हो गया हमारा, इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस। सेकंड ऑप्शन में इसने बताया था लर्निंग टू टेक प्लेस, ताकि हम पढ़ाई के लिए जगह बना सके, लर्निंग के लिए या सीखने के लिए जगह बना सके, या फिर सॉल्विंग प्रॉब्लम इशू टू लिटर कंफ्यूज पर्सन और हु डज नॉट नो व्हाट टू डू, या फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ऐसे पर्सन की जो कंफ्यूज है, जिसे ये नहीं पता है कि उससे आखिर क्या करना है। बट हम हमारी कोचिंग का पर्पस क्या रहता है, हम कोचिंग किस लिए लेते हैं, सबसे पहले हम कोचिंग किससे लेते हैं, हम कोचिंग किससे लेते हैं, कोच से लेते हैं। तो कैसी होती है कोचिंग, जो हमको फिजिकल एजुकेशन देता है। लाइक जैसे आपका विराट कोहली है, विराट कोहली क्या करता है, कोचिंग लेता है, किससे लेता है, कोच से लेता है, और एक बेटर परफॉर्मेंस करता है, एक बेटर बैटिंग कर पाता है वो, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोचिंग लेते हैं, ताकि हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है काउंसलर फोकस ऑन। काउंसलर होता है परामर्शदाता, ठीक है। तो जो परामर्शदाता होता है वो किस चीज़ पर फोकस करता है। ऑप्शन नंबर 1 है मोटिवेशनल स्पीकिंग विद द काउंसिल एंड इंक्रीजिंग हिज एंड हर परफॉर्मेंस। मोटिवेशन स्पीकिंग करता है ताकि वो जो काउंसिल है, जो परामर्श लेने वाला है, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सके, चाहे वो हिज है या हर है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। ऑप्शन नंबर बी लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द काउंसिल। जो काउंसिल है उसके लर्निंग को डेवलप करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी बूस्टिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द काउंसिल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। जो आपका काउंसिल है उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और डिसीजन मेक कर सके, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसमें से काउंसलर किस चीज़ पर फोकस करता है, आपको चूज करके बताना है। वेरी गुड। बूस्टिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द काउंसिल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। आंसर हमारा हो गया है ऑप्शन नंबर सी, जो बता रहा है कि जो एक काउंसलर होता है वो फोकस करता है कि जो उससे परामर्श लेने वाला है, जो काउंसिल है, उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सके, ताकि जो एक काउंसिल है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और डिसीजन मेकिंग कर सके। और प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग कौन करता है, आपका काउंसलर करता है। किसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करता है, किसके लिए डिसीजन मेक करता है, काउंसिल के लिए। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है स्वॉट एनालिसिस कैन डेवलप टू हेल्प। जो आपका स्वॉट एनालाइज है वो किस चीज़ को डेवलप करता है, बिजनेस को, प्रोफेशनल को एंड एग्जीक्यूटिव को। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड कैरियर स्टार्टर्स को, या फिर ऑप्शन नंबर सी हस्बैंड वाइफ एंड सोशल सर्विस को, या ऑल ऑफ द अबव को। इन सभी को डेवलप करता है या फिर इनमें से किसी एक ऑप्शन को डेवलप करता है आपका स्वॉट एनालिसिस। वेरी गुड। क्या है हमारा आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्या है हमारा आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तो जो स्वॉट एनालाइज होती है वो किस किस चीज़ को डेवलप करती है, हमारे बिजनेस को, हमारे प्रोफेशनल को, हमारे एग्जीक्यूटिव्स को, ठीक है। स्टूडेंट को भी डेवलप करती है, पेरेंट्स एंड कैरियर स्टार्टर्स को भी डेवलप करती है। पेरेंट्स जो मतलब कि अपने कैरियर को स्टार्ट कर रहे होते हैं, न्यूली स्टार्टेड वाले को भी स्वॉट एनालाइज हेल्प करता है डेवलप करने में, ठीक है। हस्बैंड वाइफ एंड सोशल सर्विस को भी डेवलप करता है स्वॉट एनालाइज, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट द डिस्टेंस लर्निंग ओवर अ ट्रेडिशनल लर्निंग। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही नहीं है डिस्टेंस लर्निंग को लेकर, ठीक है। इसमें आपने भूल जाना है ओवर अ ट्रेडिशनल लर्निंग, इसके चक्कर में आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना है। सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछना है कि डिस्टेंस लर्निंग के लिए इनमें से निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, कौन सा ट्रू नहीं है।
मोर फ्लेक्सिबल इन टर्म ऑफ रिजिड शेड्यूल, मतलब ये मोर फ्लेक्सिबल है उस कठोर शेड्यूल के बजाय, या फिर सेव मोर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द स्टूडेंट, या फिर जो स्टूडेंट की मोर कॉस्ट आती है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर उसको सेव करता है, या ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट कैन वर्क एंड अर्न मनी वाइल लर्निंग, स्टूडेंट वर्क करते हैं और मनी को भी अर्न करते हैं लर्निंग के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑनलाइन क्लासेस कॉस्ट मोर, या फिर ऑनलाइन क्लासेस की कॉस्ट मोर है। वेरी गुड। तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑनलाइन क्लासेस कॉस्ट मोर। तो ऑनलाइन क्लासेस तो ये भी चली है, इसकी आपको कोई कॉस्ट तो पे नहीं करनी पड़ रही है, बस आपको टाइम देना पड़ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा गलत हो गया है इसमें से? ऑनलाइन क्लासेस कॉस्ट मोर। तो देखिए ये फ़ायदे कौन कौन से हैं हमारे पास डिस्टेंस लर्निंग के, इसके अलावा बाकी तीनों ये बताए गए हैं। ये मोर फ्लेक्सिबल है बजाय जो हमारा कठोर शेड्यूल था हमारे पास, मतलब कि टाइम टू टाइम आपको कॉलेज में अगर 9 बजे आपका कॉलेज ओपन होता है तो आपको 9 बजे ही एंट्री करनी है, 9:15 के बाद आप एंट्री नहीं कर सकते हो, 5 बजे या 5:30 बजे से पहले आप अपने इंस्टीट्यूट से बाहर नहीं जा सकते। तो एक तरह का वो क्या था, रिजिड शेड्यूल होता है हमारा, कि मतलब हमको जो हमारे लिए नियम बनाए गए हैं हम उनसे बाहर नहीं जा सकते। बट डिस्टेंस लर्निंग में क्या है, बहुत तरह की है, बहुत टाइप्स की है। तो इसमें क्या है कि अगर बाय द वे आपकी कोई ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड हो गई है, आप इस वक्त नहीं लगा पा रहे हो जब क्लास चल रही है, तो आप उसके बाद लगा सकते हो, क्योंकि वो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है या वीडियो के रूप में आपके पास अवेलेबल है। फिर सेकंड है, जब आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ रहा है, घर बैठे आपको क्लासेस मिल रही है, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बची गई। और ऑप्शन नंबर सी है कि स्टूडेंट जो है वो वर्क कर सकता है, लाइक एज पढ़ा सकता है और उससे क्या कर सकता है, मनी को अर्न कर सकता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा है आपसे, विच ऑप्शन इज़ नॉट ट्रू अबाउट द ट्रेडिशनल लर्निंग। इसमें भी इतना ही समझना है, आगे ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है ओवर डिस्टेंस लर्निंग। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ट्रेडिशनल लर्निंग के लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, गिव द लर्नर डिस्ट्रैक्ट access to his and her instructor। ऑप्शन नंबर बी, स्टूडेंट परफॉर्मेंस कैन बी इमीडिएटली एक्सेस, या जिसको बोलते हो आप कि तुरंत आप क्या लेते हो, फीडबैक लेते हो। या ऑप्शन नंबर सी, लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, या फिर जो आपकी ट्रेडिशनल लर्निंग है उसमें सोशल इंटरेक्शन नहीं होता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, एक्नॉलेज बाय द एम्प्लॉयर, या फिर इससे एम्प्लॉयर की नॉलेज नहीं बढ़ती है या बढ़ती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, कौन सा ऑप्शन गलत है? वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन हमारा रॉन्ग है इसमें से? लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम डेली कॉलेज जा रहे हैं तो डेली जाते हुए हम उड़ के तो नहीं पहुंचते हैं ना, हम पहुंच रहे हैं, मतलब कि अगर अब बाय द वे हम ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए जा रहे हैं या किसी भी तरह से हम अपने इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट के अंदर हम अकेले तो नहीं बैठे हैं, हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स भी है। तो क्या है, सोशल इंटरेक्शन होता रहता है, हम बातचीत करते रहते हैं, और वही तो सोशल इंटरेक्शन है। जब हम क्लास में बैठे हैं, हमारे पास हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो वो सोशल इंटरेक्शन के अंदर आ जाता है। और ऑप्शन में दिया लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, तो यही हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आंसर भी हमारा यही हो जाएगा, इट इज़ नॉट ट्रू। और क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन के, तो वो बाकी 3 हमारे फ़ायदे हैं। ये है, गिव द लर्नर डायरेक्ट एक्सेस टू हिज एंड हर इंस्ट्रक्टर, हम अपने लर्नर को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर बी है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, मतलब कि आप तुरंत जो है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को इमीडिएटली एक्सेस कर पाते हैं और स्टूडेंट से जल्दी से अपने लिए फीडबैक ले पाते हैं। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है कि इससे एम्प्लॉयर की नॉलेज भी बढ़ती है। ठीक है, किससे? ट्रेडिशनल लर्निंग से। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है, कह रहा है कि अथॉरिटेरियन टाइप
टाइप्स ऑफ लीडरशिप है, ये जो स्टाइल है लीडरशिप का, ये इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है मोटिवेटिंग फॉलोअर्स, गिविंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। जो आपके मोटिवेटिंग फॉलोअर्स होते हैं, जो आपके फॉलोअर्स होते हैं, उनको आप रिवॉर्ड देते हो और पनिशमेंट देते हो। या फिर ऑप्शन नंबर बी, कीप स्ट्रिक्ट एंड क्लोज कंट्रोल ओवर फॉलोअर्स। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हो, मतलब कि जो अथॉरिटी टाइप का जो लीडरशिप है, जो लीडर है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है और पूरा कंट्रोल बनाए रखता है अपने वर्कर पर, अपने फॉलोअर्स पर। या फिर ऑप्शन नंबर सी है एक्ट एज ए फादर फिगर बाय टेकिंग केयर ऑफ देयर सबॉर्डिनेट। या फिर एक फादर के जैसे एक्ट करता है, हमारी केयर करता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, शेयर द डिसीजन मेकिंग विद ग्रुप मेंबर। या फिर जो अथॉरिटी टाइप का आपका लीडर होता है वो डिसीजन मेकिंग को अपने ग्रुप मेंबर के साथ डिस्कस करता है, शेयर करता है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीप स्ट्रिक्ट एंड क्लोज कंट्रोल ओवर फॉलोअर्स। जो आपका अथॉरिटेटिव टाइप का लीडर होता है वो क्या करता है, अपने जितने भी उसके वर्कर होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उन पर बिल्कुल कंट्रोल बनाए रखता है, बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस लगाए रखता है और अपनी ही अथॉरिटी लागू करता है। वो किसी से कोई डिसीजन नहीं लेता, किसी से कोई बातचीत नहीं लेता, अपने रूल खुद बनाएगा और अपने फॉलोअर्स पर उसको लागू करता है। ठीक है, ऐसे रूल्स को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से तानाशाही रूल। जैसे हमारा कौन था, हिटलर था, वो तानाशाह था ना एक तरह का, वैसे ही है सत्ताधारी या सत्तावादी तरह के जो ये हमारे लीडर होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है पेरेंटिंग टाइम। ये एक जिसको आप बोलते हैं पेरेंट्स वाला टाइप जो है आपका लीडरशिप का, ये कौन सा है आपका? कीप क्लोजिंग सुपरवाइजिंग इन ऑर्डर टू डू एवरीथिंग प्रोटेक्टिव from followers. या ऑप्शन नंबर बी, कीप क्लोज रेगुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर given to followers. या ऑप्शन नंबर सी, एक्ट एज अ फादर फिगर एंड टेक कंप्लीट केयर ऑफ द फॉलोअर्स. या ऑप्शन नंबर डी, शेयर द डिसीजन मेकिंग विद ग्रुप मेंबर्स. तो कौन सी होती है हमारी पेरेंटिक टाइप की लीडरशिप? जो एज ए फादर या जो एज ए पेरेंट्स की तरह हमें ट्रीट करती हैं, हमारी कंप्लीट केयर करते हैं। मतलब किसकी? फॉलोअर्स के, अपने वर्कर की जो है बहुत केयर करते हैं। अपने फॉलोअर्स को मतलब ये एक बच्चे की तरह रखते हैं, खुद एक पिता की तरह काम करते हैं। कोई भी हमें प्रॉब्लम है, कोई भी हमारी दिक्कत परेशानी है तो उसको एज ए पेरेंट्स सॉल्व करते हैं। तो जो इस तरह की लीडरशिप के अंडर वर्क करने वाले वर्कर होते हैं या फिर एम्प्लॉयज़ हैं, या जिसको आप बोलोगे एम्प्लॉयज़ और लीडर दोनों, तो उनके बीच आपसी एक परिवार का जैसा संबंध होता है। वो परिवार की तरह आपस में रहते हैं, ना बल्कि ऑफिस में ही बल्कि ऑफिस के बाहर वो कहीं भी मिलते हैं तो बड़े प्यार से मिलते हैं, हमेशा एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कोई भी परेशानी हो तो उसको सभी मिलकर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे एक घर का माहौल बना रहता है कि किसी को कोई भी दिक्कत हो जाए तो सारे फैमिली मेम्बर क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। तो इसीलिए इसको पेरेंटिंग टाइप की लीडरशिप बोला गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो डेमोक्रेटिक टाइप का लीडरशिप कौन सा है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए है कीप स्ट्रिक्ट एंड क्लोज कंट्रोल ओवर फॉलोअर्स। या ऑप्शन नंबर बी, गिव द टेक्स टू द फॉलोअर्स विद लीडर नो डायरेक्शन डू दैम। ऑप्शन नंबर सी, शेयर द डिसीजन मेकिंग विद ग्रुप मेंबर्स एंड प्रैक्टिसिंग सोशल इक्वालिटी। या फिर ऑप्शन नंबर डी, क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द फॉलोअर्स। वेरी गुड, क्या है हमारा आंसर? शेयर द डिसीजन मेकिंग विद ग्रुप मेंबर। जो हमारे
डेमोक्रेटिक टाइप के लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी हमने डिसीज़न को मेक करना होता है उसको ग्रुप के मेंबर के साथ डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और क्या बढ़ाते हैं, सोशल इक्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। अगर बात करें हम डेमोक्रेटिक की, तो डेमोक्रेटिक कहाँ से निकली है, हमारी डेमोक्रेसी से निकली है। तो डेमोक्रेसी कहाँ है, हमारे देश में लागू है, प्रजातंत्र हमारे देश में लागू है, लोकतंत्र हमारे देश में लागू है। तो लोकतंत्र के अंदर या प्रजातंत्र के अंदर क्या चीज़ आती है, इसमें आती है कि हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं, अपने द्वारा चुनते हैं। तो इसके लिए हमने एक सिंपल सी क्या बनाई है, डेफिनेशन बनाएंगे कि लोगों के लिए लोगों द्वारा चुना गया शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाती है, ठीक है। जिसमें सारे पीपल खुद इन्वॉल्व रहते हैं, खुद ही शासन करते हैं, खुद ही अपना नेता चुनते हैं और खुद ही अपने लिए नियम बनाते हैं और उस पर उसको लागू करते हैं। तो एज इट इज़ जो हमारी डेमोक्रेटिक टाइप की लीडरशिप होती है उसमें भी यही होता है, जो लीडर होता है वो क्या करता है, एक तो ये अपना लीडर भी काफ़ी हद तक खुद चुनते हैं। इसके अंदर जो हमारी डेमोक्रेटिक टाइप की लीडरशिप होती है वो अपने लीडर को काफ़ी हद तक अपने डिसीजन से मेक करते हैं, चुनते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि इनमें जो भी डिसीजन होता है तो क्या होता है, जो इन्होंने अपना लीडर चुना है, जो लीडर डिसीजन लेगा उसको क्या करता है, ग्रुप मेंबर के साथ डिस्कस करता है। जैसे हमारी शासन प्रणाली में भी होते हैं, कोई भी डिसीजन लेने होते हैं तो हमारी विधानसभा लोकसभा आपस में क्या करती है, डिस्कशन करती है और उसके बाद क्या करती है, डिसीजन निकालती है। एज इट इज़ इसमें भी ऐसा ही होता है, इस टाइप की लीडरशिप में भी ऐसे ही होता है। और अपने मेंबर पे जितने भी हमारे फॉलोअर्स होते हैं उन पर हम लागू करते हैं। मतलब कि एक तरह से वो वही वाली बात हो जाती है कि एक तो हम खुद ही नेता चुनेंगे और खुद ही क्या करेंगे, अपने लिए कानून बनाएंगे और खुद ही अपने पर लागू कर देंगे। तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारा लोकतंत्र भी हम क्या है, आज़ाद है। तो जो इस तरह की लीडरशिप के अंदर लोग वर्क कर रहे होते हैं वो भी एक तरह से फ्रीडमली वर्क कर पाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉलोअर्स आर हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एंड एजुकेटेड इन द, मतलब कि कौन से फॉलोअर हाईली स्किल्ड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, डेमोक्रेसी टाइप के फॉलोअर्स या फिर अथॉरिटेटिव टाइप के या फिर पेरेंटियल टाइप के या फिर लेजी फेयर टाइप के। फॉलोअर्स की बात हो रही है, लीडर की नहीं। वेरी गुड। कौन से होते हैं, लेज़ी फेयर टाइप के जो फॉलोअर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड होते हैं। अगर आपका जो फॉलोअर्स हैं या आपके जो वर्कर है वो स्किल्ड है, प्रोफेशनलिस्ट है, वो उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म है, हाई स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, एजुकेटेड है, तो आपको तो उनको बार बार टॉर्चर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उनके कामों में इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो लेजियर फेयर टाइप का लीडरशिप होता है वो हस्तक्षेप नहीं करता है, जिसको बोलेंगे वो अपने इंटरफेयर नहीं करता है, हस्तक्षेप नहीं करता है। जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा हाई स्किल्ड होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, एजुकेटेड होते हैं कि वो अपने काम को भली भांति तरीके से करते हैं। उनको कौन सा डिसीज़न मेक करना है उस चीज़ के बारे में भी वो बहुत सही से जानते हैं, किस चीज़ को किस तरह से फॉलो करना है, हर चीज़ को वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो जो इस तरह का लीडर होता है उसको इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तभी तो हमने बोल दिया वो लेजी फेयर टाइप का, उसको कोई काम नहीं करना पड़ता है। अगर वो लेजी बन के भी रहे तब भी उसकी कंपनी आराम से चल पड़ती है, ठीक है। तो उसको ज़रूरत भी क्या है, अगर किसी को इतने अच्छे फॉलोअर्स मिल रहे हैं, इतने अच्छे वर्कर मिल रहे हैं तो मत्था मारने की क्या ज़रूरत है, अगर सब पका पकाया मिल जाए तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द बेनिफिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का कौन सा बेनिफिट नहीं है इनमें से, इन निम्नलिखित में से। ऑप्शन नंबर ए है ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, या ऑप्शन नंबर बी बेटर प्रोफेशनल रेपुटेशन, या ऑप्शन नंबर सी इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस, या ऑप्शन नंबर डी हायर स्ट्रेस लेवल। आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है, आंसर कीजिए। वैसे तो आंसर आ भी गया है।
वेरी गुड। कौन सा आंसर है? हायर स्ट्रेस लेवल। हायर स्ट्रेस लेवल तो क्या है? एक डिसएडवांटेज है, तो एडवांटेज तो नहीं है, बेनिफिट तो नहीं है। तो बेनिफिट क्या क्या है हमारे टाइम मैनेजमेंट के? बेनिफिट हमारे बाकी 3 ऑप्शन है, जैसे ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, बेटर प्रोफेशनल रिपुटेशंस होगा, और हमारी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ होगी, उनमें प्रोग्रेस आएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्राइम कस्टमर्स व्यू अबाउट द क्वालिटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है हमारी कस्टमर्स की, किसको लेकर? क्वालिटी को लेकर। किस चीज़ की क्वालिटी को लेकर? प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर। तो एक जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी में क्या देखता है? डिज़ाइन देखता है, डिज़ाइन के अंदर आपका आ जाएगा लुक, फील, फंक्शन, ये किसके है? ऑफ द प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट को देखेगा। या ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्ट शुड बी सेफ टू हैंडल, क्या प्रोडक्ट हैंडल करने में सेफ है या नहीं है। या प्रोडक्ट शुड नॉट बी हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, या फिर ऐसे प्रोडक्ट को लेंगे, ऐसे प्रोडक्ट को मतलब कि पसंद करेगा कस्टमर जो कि आपके एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। वेरी गुड। तो क्या है हमारा आंसर? डिज़ाइन। डिज़ाइन में हमारे पास है वो देखता है कि वो किस तरह का दिखता है, वो किस तरह की फील देता है आपको कोई प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का क्या फंक्शन है। इस चीज़ को देखते हुए कोई कस्टमर हमारा क्या करता है, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखता है। ठीक है, तो रही बात बाकी चीज़ों की कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होगी, थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है 10-20 रुपए का या थोड़ा और ज़्यादा। या फिर सेकंड है, अब हैंडल करने में वो सेफ़ है या नहीं है, बट अगर वो उनकी चीज़ों को कंप्लीट करता है तो भी आपका क्या है, एक कस्टमर इसको लेता है, प्रोडक्ट को लेता ही है। साथ में बता रहा है कि नॉट बी हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, अगर ऐसा होता तो हमारा एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड ही ना होता। ठीक है, तो इस चीज़ को तो देखता ही नहीं है। देखता क्या है हमारा कस्टमर? डिज़ाइन को देखता है, उसके लुक को देखता है, फील को देखता है, फंक्शन को देखता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM इंस्टेट एंड स्टेट्स दैट, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है उसकी क्या स्टेटमेंट है? ऑप्शन नंबर ए है, डू द राइट थिंक राइट द फर्स्ट टाइम एवरी टाइम, आप सही चीज़ करें, हमेशा करें, पहली बार भी करें और हर बार करें। ऑप्शन नंबर बी, ऑलवेज टू डू राइट थिंक राइट, हमेशा आप सही चीज़ ही करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, डू एवरीथिंग राइट, आप हमेशा सही करें फर्स्ट टाइम और एवरी टाइम। ऑप्शन नंबर डी, ऑलवेज डू एवरीथिंग सिस्टमेटिकली, आप हर चीज़ को सिस्टमेटिकली तरीके से करें। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वेरी गुड। कौन सी स्टेटमेंट है? डू द राइट, सही करें, थिंक राइट, सही चीज़ को करें, द फर्स्ट टाइम, पहली बार भी, एवरी टाइम और हर बार भी। तो हिंदी में इसकी क्या लाइन बन गई? सही चीज़ें सही करें, पहली बार, हर बार। ठीक है, तो ये किसकी स्टेटमेंट है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की स्टेटमेंट है। तो बात करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? टोटल क्वालिटी जो मैनेजमेंट है उसके अंदर हम मैनेज करते हैं किसको? प्रोडक्ट की क्वालिटी को। हम देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो किस चीज़ पर मतलब कि जो मैनेजमेंट है हम उसकी अप्रोच को फोकस करते हैं उसकी क्वालिटी पर। ठीक है, उसकी इम्प्रूवमेंट पर, उसके परफॉर्मेंस पर और प्रोडक्ट के फंक्शंस पर करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जब हमने एक प्रोडक्ट को तैयार करना है तो एक एक चीज़ को हमें पहले से ही ध्यान देना पड़ता है। हमारे कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, तो इस प्रोडक्ट की क्या परफॉर्मेंस होगी, इसकी क्या कॉस्ट होगी। इस चीज़ को जो कंट्रोल करने के लिए होता है, जिसको हम कंट्रोल करते हैं, मतलब कि एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैनेज करते हैं,
वो सब चीज़ किस में आ जाती है, हमारे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। तो चलो एक आपसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के फादर कौन है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को किसने बनाया है? हु द फादर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट? वेरी गुड, कौन है? डब्ल्यू एडवर्ड डॉमिंग। कौन है? डब्ल्यू एडवर्ड डॉमिंग। हो सकता है ये भी आपके क्वेश्चन में आ जाए, तो आपको याद कर देना है, फादर ऑफ TQM इज डब्ल्यू एडवर्ड डॉमिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वॉट एनालाइज क्या करता है? गिविंग विजडम और नॉलेज टू द पर्सन। एक पर्सन को नॉलेज देता है, बुद्धिमत्ता देता है, या फिर ए रोड टू सक्सेस इन लाइफ, एक आदमी के लिए एक रोड की तरह काम करता है जो उसको सक्सेस लाइफ की तरफ ले जाती है, या फिर शोइंग स्किल ऑफ अ पर्सन, या फिर एक पर्सन की स्किल को शो करता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी यूज्ड इन फीडबैक सिस्टम, या फिर स्वॉट एनालाइज का उपयोग आप अपने फीडबैक सिस्टम में करते हो। वेरी गुड, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? अ रोड टू सक्सेस इन लाइफ। स्वॉट एनालाइज के अंदर क्या आती है? हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस, हमारी अपॉर्चुनिटी और हमारी थ्रेट। जब हमें पता है कि हमें क्या वर्क करना है, अगर आप एक बार सोच लो कि आपको कोई वर्क करना है, तो आप देखते हो उस वर्क को लेकर आपके अंदर कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसके आप देखते हो, फिर आप देखते हो कि आपके अंदर कौन कौन सी वीकनेस है, ठीक है, उसके बाद देखते हो कि उस वर्क से रिलेटेड आपके पास और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, और उस वर्क को करने में आपको और किन किन खतरों का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन से थ्रेट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं, उस चीज़ को एनालाइज करना क्या कहलाता है? आपका स्वॉट एनालाइज कर रहा है कहलाता है, ठीक है। तो इसके ज़रिए जब आप स्वॉट एनालाइज करो, आप अपनी स्ट्रेंथ जान लो, वीकनेस जान लो, अपॉर्चुनिटीज़ जान लो, अपने थ्रेट्स को जान लो, तो आप क्या करने के काबिल हो जाते हो, या फिर आपको ये किस चीज़ की तरफ को ले जाता है। तो ऑप्शन भी यही है आपके पास, ए रोड टू सक्सेस लाइफ, एक रोड की तरह काम करता है आपके लिए स्वॉट एनालाइज, जो आपको सक्सेस लाइफ की तरफ ले जाता है, जो आपकी मंजिल की तरफ आपको ले जाता है, ठीक है, आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, मेकिंग द कंटेंट्स परमानेंट इन द माइंड इज नोन एज। अगर आपने कोई चीज़ है जो परमानेंटली आपके माइंड में बनी हुई है, ठीक है, कोई कंटेंट है जो परमानेंटली आपके माइंड में बना हुआ है, उसको आप किस नाम से जानते हो? लर्निंग के नाम से, रिटेंशन के नाम से, रिकॉल के नाम से, या फॉरगेटिंग के नाम से? वेरी गुड, किसके नाम से जानी जाती है? रिटेंशन के नाम से जानी जाती है, क्योंकि माइंड में हम क्या करते हैं? रिटेन करके रखते हैं ना, किसी चीज़ को बना के रखते हैं, परमानेंटली बनाने की कोशिश करते, तो वो क्या कहलाती है? रिटेंशन कहलाती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, टू थिंग्स आर सिमिलर इन प्रॉपर्टी एंड यूज, रिमेंबरिंग वन विल लीड अस टू अदर इज द लॉ ऑफ। ये देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है, बस उलझाया हुआ है इसको। इसने ये बताया है कि दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें क्या है? सिमिलर है। कौन सी? प्रॉपर्टी और यूज़। आप एक चीज़ को लर्न करते हो तो दूसरी चीज़ दूसरों को क्या करती है? लीड करती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? सिमिलरिटी कहलाती है, रिपीटेशन कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाती है, या एसोसिएशन कहलाती है? किसका लॉ है ये? इज द लॉ ऑफ। वेरी गुड, क्या कहलाती है? सिमिलरिटी कहलाती है। जब दो चीज़ें, एक चीज़ आपकी दूसरी चीज़ के समान है, ठीक है, एक दूसरे से वो जुड़ी हुई है, एक को आपने क्या किया? याद किया, और उसने क्या किया? दूसरी चीज़ के साथ लीड किया, तो वो क्या कहलाई? सिमिलरिटी कहलाई। सिमिलर होना ज़रूरी है ना उसके लिए उनका, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, जो डेल ने
डेल कून एक्सपीरियंस बनाया है लर्निंग स्टेटमेंट का, लर्निंग स्टेटमेंट दैट पीपल जनरली रिमेंबर। तो एक जो पीपल होता है वो जनरली कितनी % चीज़ को रिमेंबर रख सकता है अगर वो किसी चीज़ को पढ़े, तो मतलब कि पढ़ने से एक इंसान कितने हद तक किसी चीज़ को रिमेंबर कर सकता है। कितना %? ओनली 10%। 10% से हमारा गुजारा नहीं होने वाला, ठीक है। परसेंटेज नहीं है इसमें लगाई हुई, अच्छा परसेंटेज क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। डेल कून ऑफ एक्सपीरियंस लर्निंग स्टेटमेंट दैट पीपल जनरली रिमेंबर -% ऑफ द व्हाट दे डू। जो एक इंसान है वो कितने % याद रख सकता है अगर वो किसी काम को करे, ये बताना है आपको डेल कून एक्सपीरियंस के हिसाब से। डेल कून एक्सपीरियंस के हिसाब से जो उनकी स्टेटमेंट है, उन्होंने कितना बताया है कि अगर आप किसी चीज़ को करते हो तो आप कितना रिमेंबर कर सकते हो। वेरी गुड। कितने % रख सकते हो? 90% रख सकते हो। इसलिए अगर हमने कोई भी स्किल सीखनी होती है तो हम उसको खुद ही करते हैं ना, ताकि हम उसको क्या कर से सीख सके, रिमेंबर कर सके, रिमेंबर रख सके, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, इवेंट्स हैविंग स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन माइंड रिटेन लॉन्गर, इट इज़ द लॉ ऑफ इनहेबिशंस, स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन, रेडीनेस, सिक्वेंस। अगर आप चाहते हैं कि माइंड में काफ़ी बहुत टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा रहे, तो उसके लिए कौन सा लॉ है? एम्बिशन होता है निषेध, स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन होता है अच्छा इम्प्रेशन बनाना, रेडीनेस होता है तैयार होना, सिक्वेंस होता है लाइन वाइज करना। आपके माइंड में लॉन्ग टाइम के लिए कौन रिटेन करके रखता है, इम्पैक्ट बना के रखता है? स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। अगर हम पर किसी का स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन पड़े तो वो चीज़ लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में बनी रहती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑप्शन इज़ नॉट ट्रू अबाउट द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है, इट इज़ टॉथ लेस एंड हैविंग द लेवल ऑफ क्रैमिंग। ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ हैविंग डेफिनेट पैटर्न। ऑप्शन नंबर सी, इज़ द टीचर imposes fact and info externally in the strict discipline to develop the students. Option number D, in the both student and teacher participate in developing the lesson. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? वेरी गुड। in this both student and teacher participate in developing the lesson. दोनों तो नहीं करते हैं ना लेसन को डेवलप, तो वही है आपका आंसर। तो बाकी तो है ये एक लेवल ऑफ टीचिंग के लिए, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के लिए बाकी ऑप्शन तो सही है। कौन कौन से ऑप्शन सही है? इट इज़ टॉथलेस एंड हैविंग द लेवल ऑफ क्रैमिंग, इट इज़ द हैविंग definite pattern, it is the teacher impose fact and info externally in the strict discipline to develop the student। ठीक है, इसके साथ हमारे आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमको ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, हेल्पफुल लगती है अपने एग्जामिनेशन पर्पज़ से। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, जो न्यू स्टूडेंट है वो भी जुड़िए। और इसी के साथ हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है। और बाय बाय। आपके लिए बड़ी